स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सफलता उन्हीं को मिलती है बाबू जो संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष के लिए हम लोग फिर से आए हैं। क्लास 10th का जो 7वां चैप्टर हम लोग का है कृषि है, और इस कृषि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज भारत के कृषि के बारे में। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कृषि चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग भारत के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और यह चैप्टर हमारे लिए और आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे जीवन में जल का महत्व है। जिस प्रकार जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते, ठीक इसी प्रकार कृषि यानी भोजन के बिना भी हम लोग जो है नहीं रह सकते हैं, ठीक है। भोजन और जल दो चीज़ इंसान को चाहिए ही, ठीक है कि नहीं। रोटी कपड़ा मकान लोग कहते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कपड़ा नहीं भी होगा चल सकता है, मकान नहीं भी होगा चल सकता है, लेकिन अगर भोजन पानी नहीं मिले इंसान को तो इंसान ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। तो कृषि चैप्टर पढ़ेंगे बाबू। और सबसे पहले जानेंगे आज हम लोग कृषि चैप्टर के अंतर्गत कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ अलग अलग तरह की जो है फसल हमारे भारत में उगाए जाते हैं। और मैंने एक फ़ोटो यहाँ लगाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक गाय है और एक गांव घर का घर है छोटा सा, एक टायर गाड़ी है, एक पुआल का टाल है। और इस तरह से देखिए लोग खेत करते हैं, खेती करते हैं। इधर सब्जी है, इधर गेहूँ है। इस तरह से जो मैंने इसको दिखाया फ़ोटो को, जिससे आपको लगे कि ये कृषि, इसी को कहते हैं। ये संपूर्ण कार्य जो होता है जिसमें हम माल मवेशी पूछते हैं, इसके दूध को बेचते हैं, ये सारी क्रिया जो हो गई इसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है, और भूमि के लिए हमारा भारत, कृषि के लिए हमारा जो भूमि है वो बहुत ही अनमोल उपहार भारत को मिला हुआ है बाबू। बहुत ही अनमोल उपहार हमारे भारत को मिला हुआ है, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत अच्छी है। अब उसमें एक भूमि आता है जिसका नाम है शुष्क कृषि। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे भी थोड़ा सा। शुष्क माने होता है सूखा, शुष्क माने सूखा होता है। वर्षा के जल पर आधारित कृषि को, वर्षा के जल पर यानी सूखा जहाँ पे होता है बाबू, वहाँ पे सिर्फ वर्षा के पानी से ही खेती हो सकता है। यानी वर्षा के जल पर आधारित कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं, यानी सूखा खेत जिसको बोलते हैं। शुष्क माने सूखा, तो जहाँ सूखा है वहाँ जल की आवश्यकता होती है, और जहाँ बहुत जल की आवश्यकता होती है वहाँ जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। तो पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया चैप्टर का। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में कृषि का आखिर क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कृषि जो है भारत देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, और लगभग यहाँ पर 3 में से 2 आदमी इस पर निर्भर है। इसकी पहली विशेषता है। पहली विशेषता कृषि की क्या है कि सभी हम लोग इस पर आधारित हैं, और 3 में से 2 आदमी लगभग निर्भर हैं। देश की बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन जो आता है बाबू वो कृषि से ही मिलता है। कई तरह के फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा कि भारतीय कृषि के महत्व या भारतीय कृषि की विशेषता को बताएं। तो पहला, हमारा देश कृषि अर्थव्यवस्था पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इतना जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश की जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही मिलता है। कई फसलों में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद चाय हो, गन्ना हो, मोटा अनाज हो, तेल हो यानी तिलहन हो, इस सब में भारत सबसे आगे है। और लोगों की जो आमदनी है पूरे देश में उसका 24% भाग बाबू कहाँ से आता है, तो वो आता है आपको कृषि से आता है। कहाँ से आता है, तो कृषि से आता है। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से आपने देखा कि कृषि के महत्व, इसको आप लोग को नोट कर लेना है कॉपी में। भारतीय कृषि के महत्व में इसको आपको नोट करके रखना है, निश्चित रूप से नोट करके रखना है। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इससे आगे। अगला क्या है, कृषि के मुख्य उद्देश्य। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, हम लोगों को भोजन उपलब्ध करवाती है। और कोई भी जो उद्योग चलता है, जैसे चीनी बनता है तो गन्ना कहाँ से आता है, खेत से। भोजन उपलब्ध करवाती है, कच्चा माल देती है, और हम लोग जितना भी फल फसल उगाते हैं वो सारा जो है कहाँ जाता है, विदेश जाता है। और वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, तो वहाँ से हम लोग को मुद्रा मिलते हैं। यानी भारत के किसान जो फसल उगाते हैं उसको विदेश भेजते हैं, और वहाँ से लोग मुद्रा कमाते हैं। तो इस प्रकार जो है कृषि के 3 उद्देश्य हैं। भोजन को उपलब्ध करवाना, लोगों को कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाना, और मुद्रा अर्जित करना, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि भारत में कृषि के जो उपयोग होते हैं भूमि के, वो कितने तरीके से होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भारत में कृषि भूमि का उपयोग 4 तरीका से होता है। पहला, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा, चालू पड़ती भूमि। तीसरा, अन्य पड़ती भूमि। चौथा, कृषि योग्य बंजर भूमि। आप यहाँ इस फोटो में देख रहे होंगे, ये जितना भी है ये सब क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।
और एक देखते हैं कि जोत के छोड़ दिया हुआ है, ये क्या है, तो चालू पड़ती भूमि है, यानी इसमें फसल होगा लेकिन अभी पड़ती है। अब ये वो है अन्य पड़ती भूमि। यहाँ जो देख रहे हैं इस बीच में साइड में देखते हैं ना, ये काते 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 जो भाग है, ये देखते हैं, ये इतना दूर का जो भाग हो गया, ये आपको हो गया चालू पड़ती भूमि। और जो सबसे लास्ट में है कृषि योग्य बंजर भूमि, यहाँ जो ऊपर में देख रहे हैं जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, इसको क्या कहते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो मैं आप सभी को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बाबू कि इसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, इसको चालू पड़ती भूमि कहते हैं, इसको अन्य पड़ती भूमि कहते हैं, और ये जो कि इलाका हो गया जहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पहले कमेंट अप करो कि आप लोगों को मुझसे पढ़ने में कैसा लग रहा है यूट्यूब पर। प्लीज़ आप लोग अच्छे से कमेंट करिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट में लिखिए, ठीक है। और अगर नए हैं तो मैं एक आपको बता दूं सूचना कि मैं 1 से लेकर 10 चैप्टर था, तो ये 7वां चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 6 चैप्टर में डाल चुका हूँ, 6 वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। सस्य गहनता। सस्य गहनता मतलब क्या होता है कि एक ही वर्ष में एक ही खेत में बहुत सारा फसल उगाना, एक ही वर्ष में एक ही खेत में अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है, सस्य गहनता कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र, याद रखना है इसको, आपको एग्जाम में आता है कुल बोया गया क्षेत्र, एकदम निश्चित रूप से आप जो है इसको याद रखिएगा, बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये आपको याद रखना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। इससे क्या निकलती है, तो सस्य गहनता निकलती है, ठीक है, जो कितना गहनता से रोपा गया है खेत गुने 100, ये इसको सूत्र होता है, सस्य गहनता का सूत्र होता है। अब एक ही खेत में एक ही वर्ष में अधिक फसल उगाएंगे, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक, अच्छा उर्वरक होना चाहिए, बढ़िया बीज होना चाहिए, यानी मशीन होना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए, और उसके बाद आप तब किसी एक खेत में 2 फसल उगाइएगा जब आप उसका आपको अच्छा मूल्य मिलता हो। तो ये जो 5-6 हो गया, ये इसका क्या हो गया, तो कारक हो गया, यानी इसी कारण से जो है सस्य गहनता में खेती होती है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब है वर्षा। क्या है बाबू रे, वर्षा वाला है बात। देखिए कह रहा है कि वर्षा पोषित कृषि किसे कहते हैं, तो जब फसल केवल वर्षा के जल पर निर्भर होती है तो उसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा कृषि आता है, तो शुष्क कृषि आता है, आर्द्र कृषि आता है, ठीक है। तो शुष्क कृषि कहाँ होती है, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में क्या होता है, शुष्क खेती होता है। और जहाँ 75 सेंटीमीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, तो आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारत में लगभग कितना प्रतिशत जो है खेत वर्षा पर निर्भर है, तो अब सोच लीजिए कि 38.67% ऐसा भाग है जहां वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। अब इस ऐसे जगहों पर आखिर उगाया क्या जाता है, तो जहाँ पे दाल, तिलहन माने मोटा अनाज, कपास, ये सब जो है शुष्क भूमि पर, आर्द्र भूमि पर उगाया जाने वाला फसल है जो कि वर्षा पर आधारित होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या चलते हैं, देखिए इसको पढ़ लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में बाबू आपको बहुत भर के दिमाग में आप सेट कर लीजिए, इस सब ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा और तब आप समझिएगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे थे। अब है शुष्क खेती की विशेषता क्या होती है, इसमें वर्षा का जल ज़्यादा संग्रहित किया जाता है, यानी सूखा रहता है खेत तो ये भर के पानी पीता है, और जितना अधिक जल इसमें जाता है उससे अधिक जल ये अपने अंदर भी धारण करता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का वायु द्वारा कटाव होता है, चूंकि मिट्टी सूखा रहता है तो हवा बहती है तो मिट्टी को लेके चली जाती है। मिट्टी में यानी उपजाऊ मिट्टी कम होता है। गरीब किसान अधिकतर इसी तरह की खेती करते हैं, शुष्क खेती करते हैं, और इनकी आमदनी भी क्या होती है, तो कम होती है। मिट्टी जितना बलुआर रहेगा, मजबूत रहेगा, नमी वाला रहेगा, उतना फसल अधिक होगा। तो हम लोग के यहाँ भी इसी तरह का मिट्टी पाया जाता है, शुष्क कृषि हम लोग करते हैं, ठीक है। अब है किसानों के लिए क्या किया जा रहा है प्रयास, तो देखिए ऐसे खेत में सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा बीज दिया जाए जो जल्दी से पक जाए। दूसरा, नई कृषि माने अलग अलग तरीका का जो है कृषि यंत्र बनाकर अलग अलग पद्धति से खेती करवाया जा रहा है। उसके बाद जल के बचाव के लिए, जल की रक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि सभी खेतों तक सिंचाई व्यवस्था हो जाए, जल पहुंच जाए।
उसके साथ साथ कि खेती से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ लोग सरकार क्या कर रही है, लोगों को लोन दे रही है कुछ काम करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, सरकार करी कि खेती के साथ साथ आप मुर्गा पालिए, है ना, गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, पशुपालन। तो सरकार ये सब काम कर रही है उन जगहों पर जहाँ पे शुष्क कृषि हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, कृषि के प्रकार देखिए। प्रारंभ, सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। इसका नाम होता है जीविका कृषि। ठीक है, आपको पूछ देगा कि जीविका कृषि क्या है, तो पारंपरिक रूप से लिखिएगा कि पुराने तरीके से की जाने वाली खेती को जीविका कृषि कहते हैं, जिसमें कुदाल, खुरपी, लकड़ी के हल इत्यादि का उपयोग होता है। लेकिन ऐसे जगहों पर उत्पादन कम होता है क्योंकि इनका तरीका पुराना होता है। अब इसको असम में, मेघालय में, मिजोरम में झूम खेती कहते हैं। इसी खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती। तो आपको पूछ देगा झूम खेती किसे कहते हैं। मणिपुर में पामलू कहते हैं, अंडमान निकोबार में इसी खेती को दीपा कहते हैं। तो यानी यही खेत है, प्रारंभिक जीविका कृषि का ही 3 गो अलग अलग नाम है बाबू। इन नाम को सेट कर लीजिए दिमाग में, नहीं तो फिर ये आपको हटा देगा, ब्रेन से हट जाएगा। झूम खेती यही होता है। ठीक है, हम लोग पहले समझते थे कि झूम झूम के खेती करता होगा उसको झूम खेती कहते होंगे, बाद में हमको भी पता चला था जब हम बच्चा थे। अब यहाँ देखिए गहन जीविका कृषि, पहला तो हो गया प्रारंभिक जीविका कृषि। अब एगो है गहन जीविका कृषि। ये किसको कहते हैं, तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें से बात क्या को याद आपको रखना है, मात्र 2 गो 3 गो, कि अधिक जनसंख्या, इसमें मेहनत अधिक होता है, इसका मुख्य फसल धान है, व्यापार के लिए उत्पादन कम होता है। ये व्यापार के लिए इसमें उत्पादन उतना अधिक नहीं होता है। तो इसको है आपको खाने के लिए लोग अधिक गहन जीविका कृषि का, जीवन जीने के लिए माने जो किया जाता है खेती, अधिकतर उसको गहन जीविका कृषि कहते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इस बात में से 4-5 को बात आपको खाली याद करके लिख लेना है अपने से। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मेहनत अधिक, मुख्य फसल धान, उत्पादन कम ही होता है इसमें। अब है व्यापारिक कृषि। देखिए, फसलें बेचने के लिए, यानी कि फसल को उगाकर उससे लाभ कमाने के लिए जो खेती किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। तो इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा जो है खेती किया जाता है। इसमें बढ़िया बीज, बढ़िया खाद, बढ़िया से सिंचाई, बढ़िया से कीटनाशक सबका छिड़काव किया जाता है। ये खेती कहाँ होता है, ये पंजाब और हरियाणा में होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है वहाँ पे, गेहूँ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाबू रे क्या होता है, गेहूँ होता है। कहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा में। और वो लोग क्यों करते हैं ये खेती, इसका सिर्फ बेचने के उद्देश्य से। उनके पास इतना ये लोग खेती करते हैं गेहूं का कि पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा। तो इस तरीके की खेती को क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि, जो पंजाब और हरियाणा में होता है। अब हम लोग का देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में, वह फसल जिसको गलती लिखा गया, वह फसल जिसको एक बार लगाया जाता हो तथा जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता हो। यानी ऐसे फसल जिसको एक बार लगाइए और जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है। ना कि आपके बाड़ी में केला का गाछ अब 4 गो गाछ लग गया तो अब अनगिनत साल तक वहाँ केला का गाछ जन्म देते रहता है। वैसे ही चाय का हो गया, वैसे ही कॉफ़ी का, वैसे ही रबर का, केला का, गन्ना का, ईख का। मतलब इस तरह के खेती को क्या कहते हैं, रोपण कृषि। यानी एक बार रोपिए और बार बार फायदा उठाइए, है ना। एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखते रहो। ठीक है, इसको तो रोपण खेती इसको ही कहते हैं। चाय, कॉफ़ी, एग्जाम्पल पूछ देगा रोपण कृषि के उदाहरण, वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण, तो आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा। अब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजना से, यानी आधुनिक तरीका से अब खेती बाड़ी हो रहा है, नया नया मशीन सब आ रहा है और सरकार भी जो है चाह रही है कि खेती को और मजबूत किया जाए। तो आधुनिक तरीका और सरकारी योजनाओं से कृषि को क्या किया जा रहा है, तो मजबूत किया जा रहा है। अब अपना सब देखते हैं कि भारत में फसल के लिए देखते हैं, फसल प्रारूप। तो देखिए, भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार के फसल होते हैं, इसको याद रखना है। भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार के, उधर जो हो गया गहनता के आधार पर हो गया था, ये अलग प्रकार है। सबसे पहला रबी फसल। तो रबी फसल इसको अक्टूबर से दिसंबर में बोते हैं और अप्रैल से जून में इसको काटते हैं। रबी फसल का उदाहरण क्या हुआ, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों। पूछ देगा रबी फसल कहाँ सबसे अधिक होता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 1, 2, 3 राज्य का नाम।
ये आप एकदम से इस सब को नोट बना के कॉपी में लिख लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाते जा रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए बाबू आप लोग। अब है खरीफ फसल, तो इसका बोने का टाइम है वर्षा ऋतु में यानी जून में, काटने का टाइम है सितंबर से अक्टूबर में। खरीफ फसल में क्या सब होता है देखिए, खरीफ फसल में बाजरा होता है, मकई होता है, सोयाबीन होता है, कपास होता है। और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की 3 तरह की फसल होती है। एक धान को कहते हैं औस, एक को कहते हैं अमन, एक को कहते हैं बोरो। ये आपको धान का 3 फसल पूछ देगा, धान के 3 प्रकार को लिखें तो औस, अमन, बोरो। और धान क्या है, खरीफ फसल। ऐसे भी याद रहे, रबी राई जानिएगा, राई होता है सरसों के साथ, सरसों हो गया, सरसों होता है गेहूं के साथ, तो गेहूं हो गया रबी, ठीक है ना, और धान हो गया खरीफ। ऐसे करके याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब खरीफ के बाद भी एक फसल होता है जिसका नाम होता है जायद। क्या होता है, जायद, जिसको गर्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं देहाती में, गर्मा। तो रबी और खरीफ के बीच में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा दिन टाइम रहता है, जो टाइम अभी चल रहा है, ठीक है। गेहूं कटाई हुआ और धान रोपाई से बीच में जो होता है खेती, उसको क्या कहते हैं, गर्मा। इसमें क्या होता है, आगाते धान होता है, मकई, खीरा, सब्जी, ककड़ी, तरबूज अभी खूब भेट रहा होगा, इस तरह की खेती जो करते हैं इसको क्या कहते हैं, गर्मा। और 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होगा वह क्षेत्र चावल प्रमुख होता है, और 100 सेंटीमीटर से जहां पे कम होगा वो क्षेत्र गेहूं प्रमुख होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हमने अपने नोट को इस तरीके से बनाया है कि आपके चैप्टर का हर एक बात मैंने इसमें समा दिया है, ठीक है। अब अपना सब इससे आगे चलते हैं कि भारत की मुख्य फसल क्या क्या है। देखिए, भारत की मुख्य फसल है धान, गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, और पेय माने चाय, कॉफी, और रेशेदार फसल जिससे कपड़ा बनता है, कपास, जूट। इतना सारा जो है मुख्य फसल है भारत का। पूछ देगा एग्जाम में कि भारत के प्रमुख फसलों के नाम लिखे। इसमें सबसे टॉप पर चल रहा है हम लोग का चावल। सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न यानी खाने वाला अन्न है, जो कितना प्रतिशत भारत में उत्पादन होता है, 22% चावल होता है। और ये कितना डिग्री तापमान में होता है, तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़िया से चावल होता है। और चावल के लिए कितना वर्षा का होना जरूरी है, तो 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। यह किस मिट्टी में होता है, तो यह जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी में होता है। इसके लिए भूमि कैसा होना चाहिए, तो एक रंग समतल होना चाहिए। सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में। ये सब याद रख लीजिए बाबू, एक एक लाइन से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव उठाता है। बुक के अंदर से मैं पूरी बात आपको एक बार में पढ़ा रहा हूं, नोट बना बना करके। इतना मेहनत करते हैं पूछिए नहीं, 4 घंटा लगता है एगो नोट बनाने, और तैयो नहीं आप पूरा पढ़ते हैं तो बड़ी खराब लगता है। अब उसके बाद चावल तो हो गया, दूसरा है फसल गेहूं। इसके बारे में भी याद रखिए, गेहूं के बारे में। गेहूं कहाँ होता है, भारत का दूसरा प्रमुख खाने वाला अन्न है। विश्व में भारत में दूसरा स्थान गेहूं का है, विश्व में भारत में गेहूं का स्थान दूसरा। इसके लिए ठंडा होना चाहिए, वर्षा इसके लिए कम होना चाहिए, 50 से 75 यानी शुष्क कृषि में होता है। और अधिक 100 से अधिक जहाँ पे वर्षा होता है यहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी नहीं होती है। तो इसका क्षेत्र क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं पंजाब में वैसे होता है, इसमें मिस्टेक हो गया है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पर होता है यूपी, तीसरा नंबर पर है यूपी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए हरित क्रांति क्या था। देखिए, एक बार सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया 1960-70 के दशक में, डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा ये हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया था कि बहुत बढ़िया बीज, बहुत अच्छा खाद, सिंचाई की बढ़िया से व्यवस्था, कीट की नाशक यानी कीड़ा मकोड़ा मारने की दवाई, इसका उपयोग करके चारों तरफ हरा भरा करने का प्रयास किया गया था। इसका शुरुआत पंजाब और हरियाणा में ही हुआ था। तो इससे क्या हुआ, तो गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई, और जो है खाने वाला जो भोजन था, जो धीरे धीरे अकाल पड़ रहा था, मतलब भारत देश में एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग भूखमरी की कगार पर आ जाते। तो उस टाइम में सरकार ने ध्यान दिया और हरित क्रांति लाया, जिससे खूब भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया गया। और इसके जो जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनके द्वारा। और इससे क्या हुआ कि खाने वाले भोजन का रक्षा हुआ और लोगों को भारी मात्रा में गेहूं मिला, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हरित क्रांति को। अब है चाय। चाय के बारे में देखिए, चाय हो गया रोपण फसल।
इसमें पत्ती से चाय बनता है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये वर्षा में 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाला, यानी जितना ज़्यादा वर्षा होगा उतना अच्छा चाय होगा। ये कहाँ पे होता है? तो सोपानी कृषि जहाँ पे होता है ढलान वाला, वहाँ पे होता है। इसका देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है चाय? असम में, दूसरा में दार्जिलिंग, तीसरा में नीलगिरी, केरल और तमिलनाडु। भारत उत्पादन में दूसरा देश है विश्व का और खर्चा करने में पहला देश है पूरी दुनिया का। चाय सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही पीता है, इसलिए हर चौक चौराहा पर आपको चाय का दुकान मिल जाएगा। ठीक है, ये चाय के बारे में इतना पढ़ा दिए। अब है मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या सब होता है? देखिए, मोटे अनाज में होता है ज्वार, अब नहीं होता है हम लोग के यहाँ, बाजरा, रागी, ये सब मोटा अनाज हो गया। ठीक है, तो ज्वार का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और बाजरा की रोटी खाए होंगे आप लोग। बाजरा होता है गुजरात में, राजस्थान में और यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। हम लोग उसको मकई भी कहते हैं, अब शायद हमको लगता है रागी को कहते हैं। लेकिन ज्वार तो आप जौ जानते होंगे, बाजरा नहीं जानते होंगे, रागी जानते होंगे। तो ये सब जो होता, जैसे मकई अपने सबके यहाँ होता है ना, सॉरी मकई कहा गया, मरुआ उसके तरह होता है। तो बाजरा का रोटी, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ध्यान देने का इधर। इसके बाद प्रमुख राज्य कहाँ है इसका? गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, यूपी। किसका? बाजरा का। ज्वार भी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। यानी ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा गुजरात में, ऐसे करके याद रखना। बाजरे का रोटी आप गुजरात में, यह मोटा मोटा रोटी लोग खाते रहता है। अब है रागी। रागी कहाँ होता है बाबू रे? रागी होता है कर्नाटक में। रागी कहाँ होता है? कर्नाटक में। सिर्फ नॉलेज रखना है कि कौन सा फसल कहाँ होता है। मकई क्या है? खरीफ फसल। ये भोजन के लिए भी होता है और पशु के चारा के लिए भी होता है। पूछेगा मकई सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पहला नंबर में कर्नाटक, दूसर में बिहार और तीसर में यूपी या चौथा में मध्य प्रदेश। 4 जगहों पर मकई का खेती होता है। उसके बाद देखिए, इससे आगे चलते हैं। दाल। तो दाल में देखिए सबसे पहले दाल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और दाल में चना का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, मटर का दाल, अरहर का दाल। और दाल क्यों किया जाता है खेत में? देखो, दाल की खेती क्यों की जाती है? देखिए, जब एक वर्ष में किसी खेत में, मान लीजिए इसमें हमने इस बार गेहूं किया, ठीक है, गेहूं करने के बाद खेत क्या होगा? कमजोर होगा। खेत क्या होगा? कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि इसका नाइट्रोजन गायब हो जाएगा। अब अगर इसमें अगला साल अगर हम दाल कर देते हैं, दाल की खेती कर देते हैं, तो इस खेत में नाइट्रोजन जो है, खेत में नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। यानी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, स्थिर रहेगी, घटेगी नहीं। जिससे क्या होगा कि अगला जो फसल लगाएंगे दाल के बाद वाला, वो फसल हमारा बहुत ही अच्छा होगा। तो दाल की खेती क्यों की जाती है? नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए। इसका दाल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1986 से 87 ईस्वी में भारत में दाल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब है गन्ना। गन्ना तो सब जानते होंगे, शुगर केन कहते हैं। चीनी और गुड़ बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके लिए देखिए तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। और गन्ना की खेती कहाँ होती है? जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर में होता है। अब भारत में भारत को क्या कहता है? गन्ना के जन्मभूमि। ईख का जन्मदाता कौन है? तो भारत। और ये कहाँ कहाँ? तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में भी गन्ना होता है, पंजाब में और हरियाणा में। इन सभी जगहों पर क्या होता है? तो गन्ना होता है। गन्ना माने ईख। ठीक है, अब अपना सब इससे आगे चलते हैं। तिलहन। देखिए तिलहन में, देखिए तिलहन में हो गया सरसों का तेल, सोयाबीन रिफाइन, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, है ना। उसके बाद आपको तोरी हम लोग के यहाँ होता है। तो मूंगफली, ये सब जो है, ये मूंगफली क्या है? खरीफ फसल है ये सब। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, मूंगफली का। ठीक है, और कॉफ़ी क्या है? पीने वाला पदार्थ है। कड़िकवा नहीं रहता है डिब्बा सब में घोर के, ब्याह शादी सब में कॉफ़ी पीते होंगे। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसका 3 प्रकार होता है कॉफ़ी का, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। देखिए 3 तरह का कॉफ़ी होता है। दुकान में जाइएगा, कहिएगा अरेबिका कॉफ़ी दीजिए, भैया वो कन्फ्यूज हो जाएगा, कहेगा कौन कॉफ़ी कह रहे हैं। कहिएगा हमारे सर जी पढ़ाए थे, 3 तरह का होता है कॉफ़ी। और सबसे क से कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क से कर्नाटक में होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बागवानी फसल में देखिए क्या सब है। फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला, इसको कहते हैं बागवानी फसल। तो इस बागवानी फसल में आपको याद रखना है कि आम, सबसे पहले आम कहाँ कहाँ होता है? यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। केला,
सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। काजू सबसे ज़्यादा केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, इसीलिए यहाँ जाइएगा तो खूब काजू खाइएगा। और आम के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में सबसे पहला स्थान रखता है, याद रखिएगा आम के लिए। अब है अखाद्य फसल, नहीं खाने वाला फसल। देखिए रबर जो होता है ना, इसको खाते नहीं है, बल्कि रबर का उपयोग वस्तु बनाने में करते हैं। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ रबर की खेती की जाती है। सबसे बड़ा क्षेत्र इसका कौन है, केरल, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में कर्नाटक। इन तीनों जगहों पर रबर की खेती की जाती है। इसको खाने वाला फसल नहीं कहते हैं। अब उसके बाद देखिए रेशेदार फसल, इसमें 3 प्रकार के फसल होता है, बहुत ही सारा होता है। कपास, इससे क्या बनता है, सूती कपड़ा, है ना। जूट का क्या बनता है, रस्सी, है ना। सन, इसका भी रस्सी बनता है, सूती कपड़ा बनता है इससे, है ना। रेशम से क्या बनता है बाबू, कपड़ा बनता है। आप कहेगा रेशम किससे प्राप्त होता है, तो शहतूत के पत्तों से ये बनता है रेशम। कपास जो होता है ये खरीफ फसल है और ये काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी वाला चैप्टर में पढ़ाए थे कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये हम इससे पिछला वाला तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर में आप जाके देखिएगा, तो जहाँ जहाँ काली मिट्टी पाया था वहाँ किसको कहते हैं, कपास होती है। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा। जूट का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन फाइबर। और जूट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, दूसरा नंबर पर बिहार है, उसके बाद असम है, उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है। प्रमुख के लिए सबसे जूट ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल। चाय भी सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। सॉरी चाय नहीं, दूसरा असम में होता है चाय सबसे अधिक। अब है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार, यानी कृषि अभी भी मानसून पर ही निर्भर है। इसको सुधारने के लिए सिंचाई का जो है विकास भी सीमित था, तो इसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया। सबसे पहला प्रयास हरित उत्पादन में किया गया 60-70 के दशक में, है ना। उसके बाद दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति, उसके बाद कृषि योजना, पीली क्रांति आई थी, वो तो लिखे ही नहीं है हम। 3 तरह की क्रांति हुई थी, याद रखना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ था क्रांति, उसका नाम था हरित क्रांति। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुआ था क्रांति, उसका नाम था श्वेत क्रांति। और तिलहन यानी तेल की क्रांति, यानी पीली माने क्या होता है, सरसों पीला होता है ना, तो तेल के उत्पादन के लिए की गई थी क्रांति, इसको क्या कहते हैं, पीली क्रांति। तो आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम में कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, दे देगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। इस तरीके से आपको दे देगा एग्जाम में। तो अभी आप बताइए कि मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, एक बार आप पढ़ लिए, दोबारा एक बार फिर पढ़ लीजिए, तीबारा एक बार फिर 20-25-30 मिनट का वीडियो रहता है, 1 घंटा 2 घंटा लगातार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। हम कहते हैं कि आपको एक एक बात याद हो जाएगा, कौन फसल कहाँ पे होता है नहीं होता है, सारा जानकारी था। सबको नोट बना के ऑब्जेक्टिव टाइप से बना के आराम से इसको लिख करके अब बढ़िया से तैयारी करना है एग्जाम का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।